अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ नाजिया बेगम, सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का लतीफ़ा आज की चुलबुली बात पेश खिदमत कर रहा हूँ। ओह एक पेंडू ने शहर से आके जूती खरीदी। लो जनाब, दूसरे दिन ही वो वापस जूती वाली दुकान पे आके दुकानदार से लड़ना शुरू हो गया। कादी दुकान खोली हुई है आपने, कादियां गारंटियां देते हो, 2 दिन तुम्हारी जूती नहीं चली। दुकानदार ने पूछा भाई जी हुआ क्या? कहता दूसरे दिन ही चुकी गई है। अजीज साहब, ये तो पुराना लतीफा है। यहाँ तक पुराना है ना, आगे एक्सटेंशन तो सुन लो ओह, ना। भाई जी पुराने लतीफे और पुरानी दवाई पे डिपेंड नहीं करता। वाह। आगे एक्सटेंशन बड़ी मजे की है। कहना ना दूसरे दिन ही चुकी गई है। दुकानदार कहता है चलो जनाब वापस ले आओ, बदल देने हैं। पेंडू आगे से कहता मैं ले आवा किथों, तो दुकानदार कहता मैं बदला किथों। दुकानदार कहता है मुझे इस नुक्स का पता होता तो मैं शू हार्न की जगह साथ चौकीदार दे देता। अजीज साहब, मजीद कोई एक्सटेंशन है या खबरों की तरफ चलें? कहती हो तो आगे बढ़ा लेते हैं। ये का क्या है, स्टोरी पे स्टोरी डालता जाएगा। लो जनाब, जब उसने कहा ना कि साथ चौकीदार दे देते, पेंडू लड़ पड़ा उसके साथ। वो कहता मैं तो पूरे बाजार को बताऊंगा तुम गलत जुतियां बेचते हो। कहता भाषण है। कितने की ली थी जुती? कहता 2500 की। उसने 2500 रुपया पकड़ाया। कहता ना ना हूं 2500 नहीं लेना, मैं 3000 लेना। कहता जुती 2500 की 3000 क्यों दे? कहता 500 रुपया मैंने अपनी बीवी से छुपा के बूट में रखा हुआ था, वो भी वापस कर। मेरा ख्याल है पूरा सेगमेंट इसी एक लतीफे पे कर ले। वैसे ईमान से बनता तो है। सीरियसली? हाँ, वो जब उसने 3000 अजीज साहब, खबरों पे तबसरा कर लेना प्लीज। अच्छा चलो। एमक्यूएम ने कहा है कि हम सिंध हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि हमने दावत ही नहीं दी। वाह जी वाह, सियासी पार्टियों की लड़ाई भी अब बिल्कुल नू सास वाली लड़ाई बन गई हुई है। जैसे नू सास की नहीं घर में लड़ाई होती। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मेरे तो नसीब ही सड़ गए। निकाले तेरे नसीब सड़ गए ने। अब तरीके साड़ते असि गए हैं जदों दी इत्थे आई है। हांडी नहीं साडी स्वाद दी रही। हां ते हांडी नहीं स्वाद दी रही। कल तो बड़ा कहने सो पुत्र तेरा 2 बोटियां होर पा दे। नहीं रहन दे तू एडियां 2 बोटियां। जिउंदा रवे मेरा सिर ता साईं, जेड़ा मैनू मुर्गे ते चरगे लिया के दिंदा। नहीं रहन दे नहीं अम्मा, मुंह च दंद देखनी ते मुर्गे चरगे का दे। नहीं पै जानी राम ना, मेरे मुंह च दंद नहीं ते तू बड़ी हूर परी है। हूं ना मत्था ते जिन पाड़ो लथा, दफा दूर बुढ़ी खजूर। बंदा पूछे भाई अगर आपने उनको रखना नहीं है और उन्होंने आपकी तरफ आना नहीं है, तो दुबई में आप सारे एमक्यूएम वाले और पीपल पार्टी वाले क्या मैंगो पार्टी के लिए इकट्ठे हुए? या उधर बैठ के गुड्डी को तलामे डालने के 150 तरीके सोचने आप? या आवाम को ये बताना है कि ढोल बजाने वाले बावे को अगर पुठी चाबी दें तो उसके क्या नुकसानात हैं? यार वैसे किसी दिन उसको पुठी चाबी दे के तो देखिए। इस तरह के तजर्बे तुम खुद ही करके देख लो। बहुत अच्छे। शो के मुश्किल काम मुझ पे डाल देता है, वो आगे से मुझे चपेट काट मारे। चले छोड़ दे खबर सुने अजीज साहब। मेरा दामन साफ है, झूठे इल्जामात लगाने वालों के मुंह बंद कर दूंगा। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ। बहुत अच्छे राजा साहब, पहले आपने कौम के दिमाग बंद किए हैं, अब मुंह बंद करने लगे हैं हजूर। सही। यार वैसे बाय द वे राजा परवेज अशरफ साहब पहले तो उस शख्स का मुंह बंद करवाए ना जिसने अभी 2-3 दिन पहले मुझे बताया है कि राजा साहब का जो इस्लामाबाद में घर है उसका जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर एक अलमारी है। अलमारी बाकायदा एक और कमरे के अंदर खुलती है। वो 10 बाय 12 फीट का एक कमरा है जो फर्श से लेकर छत तक चारों तरफ से तिजोरियों से भरा हुआ है। ये कौम ऐसे नहीं अंधेरों में डूबी हुई। नहीं तो वो इसमें तो कब बुरी नहीं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है कि उस घर में जितने वॉशरूम्स हैं उसमें एक एक जो चकुजी लगी हुई है उसकी कीमत 70 लाख रुपए के लगभग है। यार वो एक वजीर आजम रह चुके हैं, वो 70 लाख की चकुजी के नीचे ही नहाएंगे और क्या कमेटी वाले हाथ वाले नलके के नीचे बैठ के नहाया करें? चलो इस बात पे भी कोई एतराज नहीं फिर होना चाहिए कि उनके घर के दरवाजों के लिए जो डिजाइन सिलेक्ट किए गए थे उसके लिए खास तौर पर बकिंगम पैलेस के जो दरवाजे हैं उनकी एल्बम लाई गई थी। मुझे तो लगता है उनका मकान ही इसने बनवाया है। ये एंकरी से पहले ठेकेदारी करता रहा है।
ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ बकिंगम पैलेस के दरवाजे 2.5-3 साल वो बिजली के वजीर रहे, इतनी देर में इतने पैसे बच जाते हैं। मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन अगर मेरी इत्तला गलत है तो मेरा ख्याल है कि राजा परवेज अशरफ साहब को इस मामले की वजाहत कर देनी चाहिए। चलो ठीक है जी। भारत अगर पानी रोकता रहा तो 15 साल बाद पाकिस्तान इथोपिया बन सकता है, ख्वाजा आसिफ। खाजा साहब तुहानू इस्लामाबाद कलाया था वजीर पानी में बिजली बना के। एक जरूरी नहीं होता है कि जेड़ा भी सियालकोट का बंदा होवे वजीर इतलात वाली गल्लां करे। तुसीं सानू सुने देण डे ही गए हो, तुसीं इहदे ते खुद कोई स्टेप चुको दे ना, इस तरह दी नहीं होता है गदा। हद हो गई है। और इस बात का पता है हमें पहले भी, भारत ने पानी ढका हुआ है हमारा, और ढका रखा तो ये इथोपिया बन जाएगा, अल्लाह ना करे। हुकूमत में तो आपको इसलिए चुना गया है कि आप इसका को सदे बाब करें, को उपाय करें, आप फिर इतलाएं ही दे रहे हैं हले। अच्छा अजीज साहब, अब एक हैरान कुन खबर सुनिए आप। सुनाओ जरा, मैं हैरान तो हूँ, मुझे हैरान हुए बहुत देर हो गई है। मेरा ख्याल लास्ट टाइम तुम उस वक्त हैरान हुए थे जब अभी ने कहा था तुम्हें बहुत इज्जत के साथ अजीज साहब। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, ये तो रूटीन वर्क है, बल्कि तुम्हारी भाभी का तकिया कलाम है ये जान। अच्छा जी, खबर ये है, फ्रांस में मुर्दा लोगों से शादी का कानून पास होने के बाद एक औरत की मुर्दे से शादी भी करा दी गई। इसमें वैसे खबर वाली क्या बात है, शादी के बाद सारे ही मर्द जो है वैसे। नहीं यार, बड़ी अजीब सी यार खबर है, देखो तो सही। बहुत ही अजीब ये है। बारात कब्रिस्तान से आई थी या दुल्हन ब्याह के पिया कब्र सुधार गई थी? पिया कब्र सुधारी है। अल्लाह माफ करे, पुठे कामों में ये लोग पड़े हुए हैं। वलीमा कहाँ हुआ जी, जनाज का जाहिर है वही वो होगा। दूल्हे का गोटा बांधने की बजाय उसके अंगूठे बांधे होंगे। और ब्यूटिशियन ने जब दूल्हे के नक में रूं दिया है ना, तो क्या रूप चढ़ा है उसे। ऐसी फजूल रस्म रिवाज, ये गोरा है ही पागल, देखो ना क्या हरकतें शुरू कर दी। इस तरह की खबरें ना पढ़ा करो। अच्छा दस औरत की मुर्दे के साथ शादी हो गई, उस बेचारी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। उधर कब्रिस्तान में वो पंगियों चरसियों में खजल होती रही। मेरा ख्याल है इन औरतों की ये ख्वाहिश है कि मर्द सारी जिंदगी मेरे सामने न बोले, इसलिए मुर्दे से शादी कर ली। अच्छा जी, आप अगली खबर सुन लें। बरतानवी शाही एहलकारों का कहना है कि शहजादा चार्ल्स बादशाहत को कैद समझते हैं। मलका आ गई। ये उत्तरा चार्ल्स शुरू तो ही गैर जिम्मेदार है, बादशाहत को किस लिए कैद समझ रहा है, पागल। माओ जी सारी जिंदगी हो गई है बादशाहत कर दिया, ये उत्तरा नाम रात जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करता। अच्छा। छोटियां होंदियां तो ये हुई आदत है, बड़ा ही गैर जिम्मेदार है। करी मेरे नाल सब्जी लैन गया है, तो मैं गड्डी चो उतर के ते गली च गई हां तीफे कोलों लैन वास्ते सब्जी। गड्डी कोल मैं खिलार के गई हां, मैं कहा ध्यान रखी। मैं सब्जी लैके वापस आई हां ते गड्डी चोरी हो गई। ये नामराद परा मुंडियां नाल बंटे खेडन दे। किन्नी यारी समझाया है पुत्र, बादशाहत एडा औखा काम नहीं। अगो कहंदा है मां हो तू केड़ी बादशाहत कीती है, बादशाहत ते बंदे करदे ने, तू औरत है, तू मलकाहत कीती है। मैं क्या उतरिया, चल तू बादशाहत कर ले, कोई एडा औखा काम नहीं। महीने च 1-2 फीते कट्टने होंदे ने इफ्तिताह वाले, या को 6-7 महीने बाद बारी चो बाहर आके हाथ हिलाउणा हुंदा। अगों लोकी नारे नूरे मारदे ने ते अंदर वड़ जाओ। फिर जे बहुती ठंड होवे ते आ भी तकलीफ नहीं करी दी, मगर मानदा ही नहीं मेरी गल। अगों कहंदा मैं नहीं बादशाह लगदा। मैं कह शक्लों ते वाकई नहीं लगदा। एदी शक्ल दा मेरा एक पनेवा डंबरा दे सदर थाने च SHO लगा है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कमोबेश 35 स्टूडेंट से पूछा कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। अच्छा। 34 को नहीं पता था कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। सस्पेंस पैदा करने की क्या जरूरत है? सदा बताओ
क्या बात करनी चाहते हो, सेगमेंट कौन सा करना चाहते हो? भाईजान आप भी मेरी सीधी सीधी बात का पहले जवाब देना कि पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम क्या है। यार अब 18 करोड़ है, मैं किस किस का नाम बताऊं? तुम्हारे बारे बताओ ना पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? उकाब। उकाब चलें। उकाब जानवर है और उकाब डीसी ऑफिस में लगा हुआ है। जीजी साहब परिंदा होता है। उकाब पहली तो बात है परिंदा है, और वो पाकिस्तान का कौमी परिंदा भी नहीं है। पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर है। ठीक है, पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम बताओ। वाकई यार चकोर ही होगा, एवं नहीं चकोर पे गाने बने हुए हैं, हम परिंदा है। मर के निवख हुंदी चन तो चकोर नी। यार ये कमाल है मेरा, हाय हाय हाय। अच्छा जी, चकोर परिंदा है कौमी, और कौमी जानवर कौन सा है जी? ये तो मेरा सवाल है तुमसे। यार मैंने तो तुम्हें बता दिया, मैं वो भी गलत बताया। अच्छा मैं तो एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब इस लम्हे फिक्रिया पर मैं बात करना चाह रहा था तो हमने कमोबेश 35 स्टूडेंट से पूछा कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। अच्छा, 34 को नहीं पता था कि पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है। सिर्फ एक बच्चे का जवाब था, स्टूडेंट का जवाब था कि जी मारखोर। मारखोर? मारखोर। और 34 बच्चों को जब बताया गया कि पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है तो उनको यह नहीं पता था कि मारखोर क्या चीज है। जैसा तुम पूछ रही हो मारखोर क्या है, ये पहाड़ी बकरा जो होता है। पहाड़ी बकरा। अच्छा, वो जिसके सींग इस तरह होते हैं, बलदार 2 सींग सही, होते हैं। सही, बहुत सही। खूबसूरत जानवर है, सही, बहुत सही, खूबसूरत सही। जानवर है। लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान अपने कौमी जानवर की अफजाइश नस्ल के लिए या उसकी नस्ल की बका के लिए क्या कर रही है, उसको कितनी अहमियत दे रहा है। अपने चीन को देखो कि चीन का कौमी जानवर जो है वो जायंट पैंडा है, बहुत खूबसूरत जो एक जानवर है। पांडा जिसको कहते हैं, पैंडा पांडा, उसके रेछी होता है वो। हाँ। लस्सी पीता है ना जब, तो इधर रुड़ जाती है लस्सी, तो पांडा बन जाता है। अब हमारे और उसके रीच में फर्क इतना है कि वहां का रीच जो नशा नहीं करता। हाँ, ये अच्छा। हमारी बात है। उसकी अफजाइश नस्ल के लिए चीन दीगर बड़े जो अमीर मुल्क हैं उनके ताउन से उसकी अफजाइश नस्ल के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। करोड़ों डॉलर। करोड़ों कैसे खर्च हो गए हैं जी? उन्होंने हर पांडे को करोला ले दी। यार करोला से भी कहीं ज्यादा खिदमत कर रहे हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। और तुम दूसरी तरफ हमारे यहाँ देखो कि मारखोर पूरी दुनिया में इस वक्त 2500 के लगभग रह गया है। 2500 अच्छा। पूरी दुनिया में, उसमें से 1500 जो है वो पाकिस्तान में है। और एक वक्त था कि पाकिस्तान में मारखोर की जो तादाद है वो 30,000 से भी ज्यादा थी। शाबाश, 30,000 से सिर्फ 1500 रह गए। 1500 रह गया। और ये 1500 की जो तादाद है पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। अच्छा, इसका गैर कानूनी शिकार तो एक तरफ रह गया, इसका कानूनी शिकार किया जाता है। सबसे जो अफसोस की बात है और लम्हे फिक्रिया भी है कि हम 1500 की तादाद में बच जाने वाले इस कौमी जानवर के शिकार की बाकायदा कानूनी इजाजत भी देते हैं और उसके लिए पैसे वसूल करते हैं। ये कौन लेते हैं जी पैसे? हमारे वाइल्ड लाइफ वाले, हमारी हुकूमत लेती है। हर साल 12 लाइसेंस जारी किए जाते हैं और उन 12 लाइसेंसेस की बोली यानी दी जाती है, नीलामी की जाती है और पूरी दुनिया से शिकारी इकट्ठे होते हैं। और एक जो लाइसेंस है जिस पर एक मारखोर को मारने की इजाजत है, उसकी जो बोली है वो कमोबेश $1,00,000 तक जाती है। $1,00,000 तक जाती है। और कहा यह जाता है कि जनाब ये $1,00,000 जो डॉलर है ये इस इलाके से जहां से मारखोर पकड़ा जाएगा उसकी फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाता है। जब फॉरेस्ट वालों से और वाइल्ड लाइफ वालों से पूछा गया कि जनाब किस इलाके में ये पैसे खर्च हुए हैं, तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था। नहीं तो जानवर मार के उस इलाके की फलाह बहबूद क्या कर रहे हैं? जानवर ही उधर नहीं रहेंगे तो उधर क्या आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करानी है इन्होंने? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमारे जो अपने शिकारी हैं ना, जो मकामी शिकारी हैं, वो इसको एक बहुत फख्र की बात समझते हैं कि हमने मारखोर मार डाला है। यार खुदा के बंदे, कौन सा तुमने बड़ा काम किया है। और एक मारखोर की जो कीमत है वो 3 से 5 लाख रुपए तक जाती है और लोग फखर से इसको मार के उसकी जो ट्रॉफी है वो अपने ड्राइंग रूम में सजा लेते हैं। और दुनिया भर में देखो कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जिनकी नस्ल को खतरात लाक हैं, उनको उनकी अफजाइश नस्ल के लिए कितनी मेहनत की जाती है, कितने फंड्स खर्च किए जाते हैं और हम लाइसेंस देते हैं कि आप इन मारखोरों को मारो।
जिनकी नस्ल पहले ही खत्म, बल्कि मादूम क्या खत्म ही हो चुकी है। 1500 की तादाद क्या होती है। बिल्कुल। और इसकी दिलचस्प बात, ये मारखोर जो लफ्ज है ना, मार फारसी में सांप को कहते हैं, और मारखोर जो है वो सांप को मारने की अहलियत रखता है। ना सिर्फ ये कि सांप को मारता है, बल्कि सांप को खा भी जाता है। बल्कि हाँ, और उन इलाकों में तो ये एक टोटका समझा जाता है कि जब वो सांप को चबाता है तो उसके चबाने से जो झाग नीचे गिरती है उसको खुश्क होने पे खुरच लिया जाता है। अच्छा। और उसको जब सांप के कांटे की दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये वहां पे अकीदा है उनका कि बड़ी लाजवाब दवाई है ये। अरे जी, इस बात को छोड़े यार, आपका कौमी जानवर है अगर ये, जिस तरह आपका एक कौमी परिंदा है, और वो भी मैं तो सुन के हैरान हो गया, चकोर, और चकोर के साथ भी यही कुछ हो रहा है। ऐसे ही और है। कौमी जानवर जो है सिर्फ 1500 रह गया 30,000 की बजाय। तो उसको देखो किस तरह खजल कर रहे हैं। उस फलाह बहबूद क्या इलाके की करनी है उसको मार के जी। तुम देखो जरा कि दूसरे मुल्कों में कौमें जो हैं वो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार करती ही इस तरह है, अपनी इस तरह की चीजों की वो ऐसी हिफाजत करती हैं। और हमारे यहाँ देखो 30,000 था ये पहाड़ी बकरा, अब बता रहे कि 1500 रह गए, सिर्फ 1500। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना जैसे काफली का हाल हुआ है। कहा 7-8 साल पहले फ्रंट पेज सारा काफली से भरा होता था अखबार का, अब अंदर वाले सफे के चंबल की दवाई के इश्तेहार के साथ उनकी खबर लगी हो। अच्छा सर, वैसे मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस बारे में, लेकिन ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, तो डेफिनेटली इसकी प्रिजर्वेशन के लिए WWF वाले भी फंडिंग करते होंगे, जो हम खा पी जाते हैं, जो और जिसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। अब मेरा भी यही ख्याल है कि WWF पाकिस्तान को जरूर फंडिंग इस हवाले से करता होगा, क्योंकि जो कंजर्वेशन कॉइन कलेक्शन जो 72 जानवरों की एक लिस्ट है उसमें मारखोर शामिल है। अच्छा। जिन यानी जानवरों की नस्ल को शदीद खतरात लाक हैं, बिल्कुल खत्म हो गई हैं, उनकी बका के लिए, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए WWF बहुत लाखों करोड़ों डॉलर की फंडिंग करता है। ये जिस तरह तुम मुझे यहाँ शो में यलील करना शुरू हुए हो, इस 72 की लिस्ट में मेरा भी नाम लगवा छोड़ो। ब्रादर की जानवरों की लिस्ट है, वो तो मैं किसी से काटूं, मेरा मतलब है सॉरी यार, मैंने ब्रादर कह दिया, फिर मैं वो लफ्ज वापस लेता हूँ। अब मेरा मतलब है कि इंसान भी जानवर है, जानवरों में शामिल जानवर, ये पौधे, इंसान, ये जितने भी जानदार चीजें जी जानवर होते हैं। जी 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 जी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वो गोली वाली बोतल किधर गई तुम्हें पता है? तुमने देखी हुई है गोली वाली बोतल? नहीं। जी, ये जो हमारा यादें माजी का सेगमेंट है जिसमें हम पुरानी यादें ताजा करते हैं, उस हवाले से आज मैं तुम्हें एक ऐसी याद करवा रहा हूं कि तुम्हें मजा आ जाएगा। माजी की यादें तुम बाद में ताजा करना, पहले जो ताजा याद है उसको ताजा कर लो। कल आपने एक गलती फरमाई है, आपने क्या, मैंने भी वो गलती की है कि हम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कोच हैं डेविड वॉटमोर, हाँ, वॉटमोर साहब का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से नहीं है, कभी भी नहीं रहा। वो श्रीलंका में पैदा हुए और उनकी जो बाकी जिंदगी है वो ऑस्ट्रेलिया में गुजरी थी, इस हवाले से वो ऑस्ट्रेलवी शहरी है। चलो, मैंने कौन सा उसका शनाख्ती कार्ड बनाना है, मुझे क्या बता रहे तस्हीह हो? जरूरी थी। बात तो मैं यही कर रहा था ना कि बाहरला नहीं होना चाहिए कोच, अपना मुल्क का को होना चाहिए। अच्छा, उसमें मैं आज भी कैमू बिछा के शो तिन्ने चल गए रात को भी सुबह भी दोनों, मैं अपनी बात पे कैमू, मैं नहीं हटता। अच्छा, आप यादें माजी का कुछ जिक्र कर रहे थे, हाँ, यादें माजी में मैं ये याद कर रहा था आज कि यार वो गोली वाली बोतल किधर गई तुम्हें पता है? तुमने देखी हुई है गोली वाली बोतल? नहीं। सोडे की एक बोतल होती थी जिसमें सोडा होता था नीचे, और ऊपर उसमें उसके गले के अंदर एक बंटा नहीं होता, ये गोली पिल्ला गोली जिसे कहते हैं, जी 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 जी, वो फंसी होती थी। अच्छा जी जनाब, और वो गैस की वजह से ऊपर ऐसे कसी होती थी, और रख के ना ऊपर सुबह सा तो जोर से ऐसे हाथ मारते थे, वो ब्रश करके गोली नीचे जाती थी, बकायदा पटाखे की आवाज। इस वजह से ठा वाली बोतल भी कहते थे और गोली वाली बोतल भी कहते थे। और तुम यकीन करो, मैं पीता बहुत काटता था, मगर रेडी के पास खड़ा होकर ठा बड़ी सुनता था, गिनता रहता था सारा दिन। आज नहीं गिनता नहीं था, उसका मजा लेता था, मैंने कौन सा उससे हिसाब लेना होता था, गिनता रहता था।
बड़ी वो मैये की बोतल होती। सिर्फ बोतल वाली गोली नहीं खत्म हो गई बल्कि बोतल वाली गोली नहीं है भाई, गोली वाली सॉरी गोली वाली बोतल, गोली वाली बोतल। तो ये वो कौन सी बोतल है जिसमें गोली मार के चलाते हैं? गोली वाली बोतल ही नहीं खत्म हो गई बल्कि पुराने दौर में हमारे बचपन में इस्तेमाल होने वाले, घरों में इस्तेमाल होने वाले कई मशरूबात भी बिल्कुल खत्म होके रह गए। कांजी नहीं रही, कांजी ये गाजरों की, वो भी नहीं तुमने देखी होगी कांजी। बाजार में भी मिलती थी, कांजी के कड़े लगा के बैठे होते थे, लाल सुरख वो कांजी होती थी। ये काली गाजरें होती है ना, जो ज्यादा सुर्ख मैरून कलर की गाजरें, जो काली जिसे कहते हैं, उनसे वो बनती थी। वो पानी के अंदर डबो देते थे और उसमें वो मसाले मसूले भी डालते थे, मगर ये दुकानदार हजरात जो है वो उसमें को केमिकल डाल के तो वो जल्दी बनाने के चक्कर में उन्होंने तो बेचनी, उसकी तासीर बड़ी ठंडी होती थी। हाँ, कांजी पिया कर 3 दाने निकले ने मुंह से, इस तरह बुजुर्ग कहते थे। अच्छा, वो काली गाजरों की बनती थी कांजी, वो आम बिकती भी थी ये रेडियो के ऊपर। शदीद गर्मी के मौसम में मैं ये अपना फर्ज समझती थी कि दोपहर को जब बच्चे सो के उठते थे तो उनको दूध सोडा बना के जरूर पिलाया जाता था। अब दूध सोडा मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबर रह गया, सिर्फ बीमारी के आलम में कभी पिला दिया या रमजान में इफ्तारी के वक्त, या दूध सोडा या सत्तू। हाँ, जो जिनका ताल्लुक पीछे गांव से होता था ना, वो माए सत्तू मंगवा लेती थी वो खवातीन, या को परौना पिंड से आता था तो वो तोहफा ही वहां से सत्तुओं का लाता था, एक सत्तू और एक उसने गन्नियों की भरी उठाई होती थी। हाय 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 हाय, घर में शोर मच जाता था कि यार पाक बाल आ गया पिंडों से उधर, हाय हाय, उसने गन्ने उठाए हुए और साथ सत्तू। अच्छा, वो सत्तू भी बड़े ठंडे होते थे, वो गर्म मौसम में पिलाती थी माए बच्चों को। अच्छा, ये चीजें तो देहातों से शहरों में आती थी ना, शहरों में भी अक्सर शहरों में दुकानें हुआ करती थी, वो मखसूस दुकानें जहां पे मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात बिका करते थे और उन मशरूबात के जरिए इलाज भी होता था। मसलन ये बजूरी का शरबत और बादाम का शरबत, वो शरबत तैयार शक्ल में भी दिया करते थे और उनकी बोतलें भी पड़ा हुआ करते, मतलब अच्छा खासा रश होता था उन दुकानों पे, बहुत रश। बड़े अमीर होते थे वो पंसारी या अत्तार जिन्हें कहते थे, ये शरबत की दुकानों वाले, और हर मोहल्ले में तकरीबन होती थी वो शरबत वाली दुकान। वो बना के भी उन्होंने बोतलें रखी होती थी, आगे बोतल खरीद के भी। अब तो ये जो कोले शोले निकल आए हुए हैं ना, ये दूसरे अंग्रेजी शरबत बोतलें शोतलें, उस वक्त ये नहीं था होता। मैं मानो के लिए घर में शरबत वाली बोतल रखी होती थी सही। और ये दुकानदार बना के उधर ही रख देते थे बगैर लेबल के। उसका कोई नाम शरबत का नहीं था होता, हाँ हकीम का नाम होता था, वो बड़ा मशहूर होता था कि यार सलीम को जाके हकीम सलीम जड़ा उहदे कोल लेके आओ शरबत। और वो जो अच्छा शरबत बनाता था वो बड़ा उसका बिकता था और वो बड़ा अमीर आदमी होता था। लेकिन यार वैसे सोडा वाटर जो है वो भी हमारे कल्चर का बाहर एक हिस्सा रहा है, कोई मतलब बहुत ज्यादा ये जदीद बात नहीं है। सोडा वाटर रेडियो पे बिका करता था, यानी वो अब भी बिकता है, अभी भी बिकता है, लेकिन अब तो बहुत कम हो गया। अब तो मायूब समझा जाता है कि पता नहीं ये मतलब हाइजीन के असूलों पे पूरा उतरते हैं या नहीं, इसलिए हम उस चक्कर में सोडा वाटर नहीं पीते। लेकिन एक वक्त था कि सोडा वाटर जो था वो हर शहर में बहुत ज्यादा बिका करता था। यार इस तरह की जो चीजें होती थी ना, शरबत चुअरका एक होता था, वो तो दवाई होता था, 4 वर्कों को चुअरका कहते थे। इस तरह की चीजें घर में हर घर में मौजूद होती थी, लाइमन पड़ी होती थी, और वो दवाई के तौर पे भी इस्तेमाल होती थी और मौसम के हिसाब से भी इस्तेमाल होती थी। अच्छा एक और बोतल तुम्हें याद कराऊं, तुम बड़ा हैरान हो गए कि यार ये को खूब याद है कि खारी बोतल होती थी। कौन सी? खारी बोतल, खारी, उसमें कोई टेस्ट नहीं था होता, यानी मीठी नहीं थी होती वो। अच्छा, खारी बोतल का भी 2 सोडा बनता था, वो चीनी अपने पल्ले से डाल के बना लेते थे, उसे कहते थे खारी बोतल। आज भी वो जो कैलोरी फ्री सोडा वाटर्स मिलते हैं, ये खास तौर पर एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक तरह की खारी बोतल ही होती है। वो जदीद शक्ल है, बाद में डाली है ना तुम लोगों ने, वही है ना, उसकी जदीद शक्ल है, उसकी जदीद शक्ल। जदीद शक्ल क्या, अब उसने फ्रेंच रख ली जदीद शक्ल। उस वक्त सोडा वाटर इतना मशहूर होता था, ये खारी बोतल से भी 2 सोडा बढ़ता था, और वैसे भी सोडा वाटर जो है वो इतना मशहूर होता था कि गाना बना था, मैंने सोडा वाटर ले देवे रोज बालमा कहंदी। इस गाने को आजकल हल्का सा चेंज भी आप कर सकते हैं, पेप्सी कोला ले देवे रोज बालमा कहंदी। अच्छा, इसमें जो मैं अहम बात करनी चाह रहा हूं ना, वो ये है
विद एक्सक्यूज माँ बहनों से भी मायरत के साथ हर घर भी मैंने जाना है। ये खवातीन घर में भी बनाती थी, ये नहीं था कि हकीम ही मशहूर होते थे। ये चूंकि बड़ी अच्छी चीज थी सेहत के लिए, ये शरबत, ये 200 डे, ये वो मैदे की गर्मी के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, आंखें ही पीली हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया। ना इतनी सवारियां होती थी, ना इतनी गाड़ियां, पैदल लोग काम से आते थे, काम पे जाते थे। फिर खवातीन उनके लिए ये घर में ये चीजें तैयार करती थी, बच्चों के लिए, खामदों के लिए, बहन भाइयों के लिए। ये बड़ा एक बाकायदा हर घर का हिस्सा होता था ये चीजें। और ये सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता था उस वक्त। ये नहीं था होता कि हर बंदा जरा सी भी हुई है तो डॉक्टर के पास जाओ, नहीं, सही घर में इलाज शुरू हो चीजों से, मशरूबात से ही इलाज कर लिया करते। बिल्कुल सही। और फिर शरबत के अंदर मुझे याद आ गया, तोख मलंगे भी डाल के देते, तोख मलंगा। ये इसको उर्दू में कहते हैं तोख में बलांगू। हाँ, एग्जैक्टली, तोख में बलांगू, इसको वैसे पंजाबी में आम तोख मलंगे कहते हैं। सही। और फिर ये जो होता है अपना ये इसबगोल का छिलका, ये चीजें खवातीन बच्चों को पिलाती थी, और बच्चे जो हाँ वो लाल सुरख अजीजी की तरह हो जाते थे। वैसे अजीज साहब बड़ी आपने बातें याद करवाई हैं। हाँ, बस दुआ करो अब इसे याद रहे सही। कल लेके आना 3-4 बोतलें ये के लिए। सिर्फ शरबत तुम ले आना, तो मलंगे मैं ले आऊंगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने हारन के अंदर दूध से आ भी डाला है, उससे अक्सर गला ठीक हो जाता है, मगर इसका नहीं हो रहा। कली कली जान दुख लगते करोड़ वे। मुझे याद आ गया, दुख की बात एक सुनानी बड़ी जरूरी है यार। ये जो ट्रैफिक के दौरान बद तहजीबियां होती हैं उनका जिक्र हम बहुत करते हैं, मगर चूंकि आज चूंकि मेरा ये गोडा भी थोड़ा सा तकलीफ में है। क्यों, क्या हुआ? इसलिए मैं ये जरूर सुनाना चाहता हूँ। हुआ ये है कि मैं अब ट्रैफिक बंद हुई थी, आगे शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। मैं अपने जो माशाल्लाह वो खड़े हैं भाई साहब, उसके ऊपर बैठ के आ रहा था। लो जनाब, ट्रैफिक अब बंद थी तो मेरे पीछे से धड़ाधड़ लोग जो है ना जी, वो फुटपाथ के ऊपर अपनी मोटरसाइकिलें, साइकिलें, स्कूटर चढ़ा रहे थे। और मेरे इधर जो भाई साहब थे मोटरसाइकिल के ऊपर, वो मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई जी तुसी भी फुटपाथ पे चढ़ जाओ। मैंने कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, सब्र करना चाहिए। फुटपाथ पैदल जाने वालों का रास्ता होता है, जगह होती है। बिल्कुल नहीं सुन रहा, गुस्से में मुझे कहता फिर मुझे उधर जाने दो। मैंने स्कूटर पीछे किया, वो ऐसा को नामरा तेज भाई था, उसने ऐसे एकदम ऊपर चढ़ाने के लिए स्कूटर को रेस दी, और उसने वो स्टैंड सा लगाया हुआ था, फ्रेम सा। वो मुझे इधर लगा, मैंने फिर उसको क्या कहना था, तगड़ा वो बहुत था। ऊपर से उसने सिर के ऊपर बाल को तेल शेल भी चौपड़ा हुआ था। मैंने कहा ये शायद उकाड़े से सीधा मोटरसाइकिल पे ही आया। मैं चुप कर गया। अच्छा, ट्रैफिक से रिलेटेड एक और बदतहजीबी जो आमतौर पर देखने में आती है, अगर मैं इसका दूसरा पोर्शन सुना दूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अच्छा, ये 2 पोर्शंस पे मुश्तमिल। दूसरा पोर्शन मैं ये सुनाना चाहता हूं कि एक तो मोटरसाइकिलों वाले फुटपाथों पे चढ़ जाते हैं, एक पैदल जाने वाले भी जो हैं वो भी फुटपाथ की बजाय अक्सर सड़क के ऊपर ही जा रहे होते हैं। भाई खुदा के वास्ते आपके लिए जो 4.5 फुट जगह गवर्नमेंट ने घेरी है और ऊंची भी की है 6 इंच, इसके ऊपर चल के आप को थक तो नहीं ना जाओगे? उधर जाओ, क्यों ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर रहे हो? पैदल चलना तो दूर की बात है, अक्सर लोग साइकिल पे या मोटरसाइकिलों पे, यानी 2 मोटरसाइकिल वाले जा रहे हैं या 2 या 3 साइकिल वाले जा रहे हैं, तो वो यूं आधी सड़क मल के चल रहे होते हैं और गप्पे आंक रहे होते हैं। हाँ, ये उन लोगों का वतीरा होता है जो फैक्ट्री से छुट्टी करके या कहीं से दिहाड़ी लगा के इकट्ठे 4-5 बार निकलते हैं, तो वो फिर बातें करते करते अपने महल्ले में पहुंच जाते हैं। वो ऐसे जाएं तो फिर बातें नहीं ना होती। अच्छा, इधर से नीचे से पीछे से तो बंदा कह देगा यार की बने तफैल दा। अब वो तफैल का बताने के लिए मुंह ऐसे करेगा तो आगे जाके खंबे में बाज जाएगा, इसलिए उनको फिर इधर आना पड़ता है। ये मैंने आपको ड्राइंग बना के मास्टर मनीर साहब से ड्राइंग सीखी हुई है मैंने, तो मजाक नहीं। अच्छा, ये जो इकट्ठे कितने
इतने सारे जा रहे होते हैं ना, इनके कान हारन सुनने के भी आदी नहीं होते। बिल्कुल सही, जितना मर्जी आप हारन बजाते जाए, मेरे तो खैर स्कूटर के हारन का वैसे गला बैठा हुआ है, अब ये जीभ सी निकलती है और ठीक भी नहीं हो रही। मैंने हारन के अंदर तूत स्याह भी डाला है, उससे अक्सर गला ठीक हो जाता है, मगर इसका नहीं हो रहा। अच्छा, जिनके हारन ठीक भी हैं उनका भी वो हारन नहीं सुनते, वो अपनी बातें करते करते मैये से जा रहे होते हैं आधी सड़क माल के। एक बदतमीजी भी और देखने में आती है, अक्सर शादी हॉल्स के बाहर जिस वक्त बारात आती है तो रिसेप्शन देने के लिए लोग खड़े होते हैं और बाराती भी वहां पर डांस कर रहे होते हैं, भंगड़ा कर रहे होते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक भी रुकती है। और अगर हॉल एक की जगह 3-4 हॉल्स बने हुए हैं शादी हॉल के बाहर, तो वहां पर बाकी लोगों का आना जाना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये नहीं करना चाहिए। बात ठीक है कि अगर इतनी जगह बाहर नहीं है भंगड़ा पुंगड़ा डालने वाली या डांस करने वाली या आपके इस तरह की एंजॉयमेंट वाली, तो आप फिर अंदर चले जाएंगे। ये ख्याल रखा जाए कि ट्रैफिक ना बंद हो आपकी वजह से। डांस कर करके तो हलकान हुए होते हैं, और वो जो डांस कर रहे होते हैं ना दूल्हे के दोस्त, उसमें लाजमन एक बंदा इतना बुरा नाच रहा होता है और सबसे जज्बाती वो होता है, और इतनी जोर जोर से नाच रहा होता है, वो ऐसे लगता है कि छत वाला पक्खा चलता हुआ नीचे गिर गया। एक और बहुत बड़ी बदतमीजी जिसका हम पहले भी एक नहीं 2 बार जिक्र कर चुके हैं, वो है गाड़ियों में HD लाइट्स का इस्तेमाल। ये बहुत खौफनाक है। खुदा के लिए मेरा तो दिल करता है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उस पे HD लाइट्स लगी हुई हैं, तो मेरा जी चाहता है कि मैं गाड़ी साइड पे रोकूं, इसकी गाड़ी भी रोकूं और हाथ जोड़ के इससे अर्ज करूं कि खुदा के लिए खुद देखने के लिए, देखना भी उससे कोई विजिबिलिटी नहीं बढ़ती, सिर्फ एक फैशन है, एक रोब है, एक स्टाइल है जो दूसरों को अंधा कर देता है और किसी भी बड़े एक्सीडेंट का सबब बन सकता है, लेकिन हमें एहसास तक नहीं है। नहीं तो तुम इतने जेलस क्यों हो रहे हो? तुम भी अपनी गड्डी पे लगवा लो। क्या ये दूसरों को अंधा करने वाली बात है यार? ये मैं गुस्से में कह रहा हूँ, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारा काम नहीं कि गड्डी साइड पे लगा के तो उसकी मिनते तरले करें। गवर्नमेंट को चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को चाहिए, कानून बनाए इस हवाले से, क्योंकि बहुत बुरी लाइट है, जब ये जलती है तो बिल्कुल बंदा अन्ना हो जाता है सामने वाला। इसको पंजाबी में अन्ने वाह लाइट कहते हैं। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। एक लबा खराब हो गया होगा, मैंने इसके लिए लबा के एक डॉक्टर से बात की है। नाज़रीन, मौसम की तब्दीली के साथ ही क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में मरीजों का रश बढ़ गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दायमी मरीज जनाब दीमा। ये जरा पंखा बंद कर दे। पंखा तो यहाँ पे है ही नहीं। चले नहीं है, फिर भी आप एहतियातन बंद कर दे। ये नीचे वाला पंखा बंद कर दे। लेकिन उसका तो मुंह उधर है। चले फिर आप अपना मुंह मेरी तरफ ही रखें। मेरा ख्याल है मैं घर वाला पंखा चलता हुआ छोड़ आया हूँ, इस वजह से मुझे सर्दी लग रही है। घर वाले पंखे की यहाँ हवा कहाँ से आ गई? यही तो मैं सोच रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये हवा कैमरे में से निकल रही है, इस कैमरे का मुंह दूसरी तरफ कर दे। तो फिर शो कैसे करेंगे? Exactly. जी, शो कैसे करेंगे? आप अपना मुंह मेरी तरफ रखें ना। अच्छा, शो होता जाएगा। अच्छा दीमा साहब, ये बताइएगा, आप पिछले काफी अरसे से हमारे शो में भी तशरीफ ला रहे हैं और बीमार हैं, आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा? अल्लाह से खैर मांगे, इतनी अरसे से भी नहीं मैं बीमार। पिछले दिनों तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, बस 6-7 बीमारियां रह गई थी। एक बस दिल बढ़ गया हुआ है, वो नहीं ठीक हुआ, एक पिता कमजोर हो गया हुआ है, एक लबा खराब हो गया हुआ है। मैंने इसके लिए लबा के एक डॉक्टर से बात की है, उसने कहा है कि तुम ये भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाओगे। तो फिर दोबारा कैसे बीमार हुए? बस लालच ने मारा है मुझे। लालच? ये ईद वाले दिन मैंने सारा कुर्बानी का गोश्त घर रख लिया, बांटा नहीं।
सारा ही खाया है तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, आपकी कपकपी कैसे बढ़ गई? तुम एंकर बनो, डॉक्टर ना बनो। ये मुझे पता है किस वजह से सर्दी लग रही है, ये पंखा नहीं बंद हो रहा। पंखा तो लगा ही नहीं हुआ, देखिए तो उसे कहाँ नहीं लगा हुआ तो ना सही, आप तो बंद करने की कोशिश करें ना। अच्छा दीमा जी ये बताएं आप किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं? ये पूछें कि मैंने किससे इलाज नहीं कराया। बोर्ड वाले डॉक्टर से मैंने इलाज कराया, छोटी गली वाले डॉक्टर से मैंने इलाज कराया, तलाव वाले डॉक्टर से मैंने इलाज कराया, अच्छा। बड़े चौक वाले डॉक्टर से मैंने इलाज कराया, मुंजी वाली ग्राउंड वाले डॉक्टर से मैंने इलाज कराया, बल्कि एक बंदे की तो हमें छेड़ थी डॉक्टर, मैंने उससे भी इलाज कराया। अब तो मैं इतना मशहूर मरीज हो गया हूँ, ये मेडिकल कॉलेज वाले मुझे कहते हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ने कहा है अस्पताल की एफिलिएशन चाहिए। अच्छा। हमें अस्पताल कोई नहीं मिल रहा, तुम हमारे कॉलेज के साथ एफिलिएशन कर लो। मुझ में तकरीबन हर बीमारी मौजूद है, ये तकरीबन भी मैंने हमें अल्लाह के डर से ही कहा है। अड़ गया पीछे तो मारो, अड़ गया, निकल गया। जरा पंखा बंद करवा दे। यार कौन सा पंखा? ये जिसमें से हवा आ रही है, छोटे से दफ्तर में आपने हेलीकॉप्टर का पंखा लगा दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग का चेकअप कराना चाहिए। दिमाग का भी चेकअप कराया था। अच्छा। डॉक्टर ने कहा था दिमाग के एक्सरे खिंचवा के आओ। अच्छा। मैं एक्सरे खिंचवाने के लिए गया, वहां पे एक्सरे मशीन वाले कमरे में पंखा चल रहा था। मैंने उसे कहा कि पंखा बंद कर दो, मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा। कहता है नहीं ये नहीं बंद होना, एक्सरे खिंचवाओ, हेलमेट उतारो सर से। मैंने हेलमेट पहना हुआ था, मैंने कहा नहीं पहले पंखा बंद करो फिर हेलमेट उतारूंगा। अच्छा। कहता है नहीं तुम हेलमेट उतारो, पंखा नहीं बंद होना। बस उधर आड़ पास हो गई, फिर मैंने हेलमेट के समेत ही एक्सरे उतरवाया, डॉक्टर को जाके दिखाया। डॉक्टर घबरा गया, कहता है तुम्हारे दिमाग में तो समुद्री जग और फोम है। ओहो आज तो तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो आपने देखा ही नहीं तबीयत मेरी कैसी खराब होती है। कई दफा फैसलाबाद और नारोवाल फोन हो चुके हैं। किस बारे में? मेरी मंगनी के बारे में, फौतगी के बारे में, और क्या। अब तो अम्मा किसी को फोन करके बताती है ना, कहती मैं की तबीयत नहीं ठीक, तो अगले फोन बंद कर देते हैं। वह कहते हैं तो ते रोज दा ये होई कुत खाना। लगता है सर इनकी आज ज्यादा ही तबीयत खराब है, खतरा है। नहीं नहीं फिक्र ना करें, कुछ नहीं होता। मैं तो उस वक्त से बीमार हूँ जब मियानी साहब में टोटल 13 कवरें होती थी। अच्छा। मियानी साहब सारा फुल हो गया, मैं उधर ही लगा फिर रहा हूँ। आ गया। क्या होता है आपको? सांस फंस जाती है, गले में हवा की गांठ बज जाती है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल, और आज की अच्छी बात ये कि जो सबके सामने है वो आपकी शख्सियत है, लेकिन जो अकेले आपके सामने है वो आपका किरदार है। चुनांचे शख्सियत से ज़्यादा किरदार का ख्याल रखना चाहिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।